वर्ल्ड मैपिंग भी ज्योग्राफी का एक भाग है जिसमें हम 7 महाद्वीप पढ़ते हैं। हम शुरुआत करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और सभी वनडे एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपका स्वागत है जीएस विजन में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदर। जीएस विज़न के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने शुरू किया है वर्ल्ड मैपिंग। वर्ल्ड मैपिंग कैसे होती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगा। कुल 7 कॉन्टिनेंट हैं और हमने शुरुआत की है उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका से। तो वर्ल्ड मैपिंग करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ। नंबर 1, आपके पास एक मैप होना चाहिए ताकि उस मैप को देख देख के आप पढ़ सकें। नंबर 2, आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए ताकि आपको जो जो पॉइंट्स बताऊं आप उसको हाईलाइट करते जाएं। इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखें। और वर्ल्ड मैपिंग जब करते हैं हम तो प्रॉपर नोट्स भी आप लोगों को बनाने हैं। और जब वर्ल्ड मैपिंग करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। इसको हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी डिवाइड कैसे करते हैं? जब कभी हम कोई भी कॉन्टिनेंट या महाद्वीप पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसकी साइड फ्रेमिंग पढ़ेंगे। साइड फ्रेमिंग क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद आप उसको पॉलिटिकल स्टडी करेंगे। पॉलिटिकल स्टडी का मतलब है कि देश और राजधानियां और बाउंड्री पढ़ेंगे उसकी। उसके बाद फिजिकल मैप पढ़ेंगे। फिजिकल मैप का मतलब होता है पहाड़, झीलें, झरने, मरुस्थल वगैरह वगैरह। और उसके बाद आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री वगैरह वगैरह आप देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल यानी कि एरिया के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका से बड़े 2 महाद्वीप कौन से हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जनसंख्या के आधार पर यह चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि पॉपुलेशन भी यहाँ पर 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इससे बड़े 3 कौन से हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। स्थल अवरुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड कंट्री। स्थल अवरुद्ध लैंड लॉक्ड कंट्री एक ऐसा देश होता है जिसकी सीमा किसी भी सागर या महासागर से नहीं लगती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में एक बहुत ही खास बात ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये अक्षांश होते हैं लैटिट्यूड्स, ये देशांतर होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो आपको जो आपके जो काम की बात है, तो जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है यानी कि जो 100 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो वो कौन सा देशांतर है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर यानी कि 100 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि किसी भी महाद्वीप को पढ़ने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम करते हैं आउटर फ्रेमिंग। आउटर फ्रेमिंग का तरीका देखिए क्या है कि आप अगर किसी भी महाद्वीप को शुरू करें तो जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे आपको वापस वहीं पहुँचना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये गल्फ ऑफ अलास्का है तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा तो मैं वापस यहीं पर पहुँचूँगा। तो उससे पहले आप कुछ बातें जान लीजिए। मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी महाद्वीप को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को भी पढ़ते हैं। तो अगर मैं उत्तरी अमेरिका की बात करूं तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ईस्ट में अटलांटिक महासागर है यानी कि पूर्व में अटलांटिक ओशन है, और वेस्ट में प्रशांत महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, और दक्षिण में गल्फ ऑफ मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो पूर्व में अटलांटिक ओशन हो गया,
पश्चिम यानी कि वेस्ट में पैसिफिक ओशन हो गया, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन हो गया और साउथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको या साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया। इसका मतलब जो नदी ईस्ट की ओर जाएगी यानी कि पूर्व की ओर बहेगी वो अटलांटिक ओशन में गिरेगी, जो नॉर्थ की ओर बहेगी आर्कटिक में गिरेगी, जो नदी वेस्ट की ओर बहेगी वो पैसिफिक ओशन में गिरेगी। इसलिए इसको हम ऐसे स्टडी करते हैं। चलिए जी, साइड फ्रेमिंग क्या है साइड में देखते भी जाएंगे और हम मेन मेन क्वेश्चंस पर डिस्कस भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का आपको दिखाई दे रही है, अलास्का की खाड़ी। देखिए, अलास्का एक प्रांत भी है, प्रोविंस भी है, अमेरिका का प्रांत है। अलास्का एक खाड़ी भी है यानी कि गल्फ भी है। तो पहला क्वेश्चन, अलास्का की खाड़ी कौन से महासागर में है? तो कोई भी खाड़ी या गल्फ होती है वो किसी ना किसी महासागर में होती है। महासागर यानी कि ओशन। अगर आपसे सवाल पूछे कि अलास्का की खाड़ी कौन से महासागर में है, तो अलास्का की खाड़ी प्रशांत महासागर में है, क्योंकि आप पैसिफिक ओशन में है, इस बात को ध्यान रखिए। तो अलास्का की खाड़ी शुरू है। अलास्का की खाड़ी कौन से ओशन में है? पैसिफिक ओशन। अलास्का की खाड़ी से थोड़ा आगे बढ़े तो बेरिंग आपको मिलेगा, यहाँ पर बेरिंग सी यानी कि आपको बेरिंग सागर मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि बेरिंग सागर किसका भाग है, तो बेरिंग सागर, बेरिंग सी पैसिफिक ओशियन का पार्ट है यानी कि प्रशांत महासागर का भाग है। बेरिंग सागर से ऊपर आप देखिए ये आपको मिलेगा ब्यूफोर्ट सागर यानी कि ब्यूफोर्ट सी। तो आपको पूछे कि ब्यूफोर्ट सागर किसका पार्ट है, तो आर्कटिक महासागर का भाग है। तो बेरिंग प्रशांत का, ब्यूफोर्ट आर्कटिक का। लेकिन आप गए कैसे? अगर आप ध्यान से देखिए तो बेरिंग और ब्यूफोर्ट के बीच ये जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पर एक जलसंधि है। जलसंधि बोले तो स्ट्रेट, जो देखिए जलसंधि यानी कि स्ट्रेट क्या होता है? जलसंधि जो होती है वो दो जलीय भागे, जो जलीय भाग होते हैं यानी कि वाटर पोर्शन, उनको जोड़ती है और दो लैंड पार्ट को अलग करती है। तो यहाँ पर जो जलसंधि है इसका नाम है बेरिंग जलसंधि यानी कि बेरिंग स्ट्रेट। अगर बेरिंग स्ट्रेट की बात करूंगा तो बेरिंग स्ट्रेट बेरिंग सी को ब्यूफोर्ट सी से जोड़ती है। मैं बोल सकता हूँ बेरिंग जलसंधि यहाँ पर है, ये बेरिंग सी को ब्यूफोर्ट सी से जोड़ती है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि बेरिंग जो जलसंधि है वो पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन से जोड़ती है। अगर सवाल पूछे कि बेरिंग जलसंधि यानी कि बेरिंग स्ट्रेट किन दो सी को जोड़ती है, तो बेरिंग सी और ब्यूफोर्ट सी किन दो महासागरों यानी कि ओशंस को जोड़ती है, तो पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन को जोड़ती है। और दूसरी एक और बात ध्यान रखिए, कोई भी जलसंधि दो लैंड पार्ट को अलग करती है यानी कि दो स्थलीय भाग को अलग करती है। तो बेरिंग जलसंधि जो है वो अलग करती है। इधर है आपका नॉर्थ अमेरिका, इधर आपका एशिया। तो नॉर्थ अमेरिका को एशिया कॉन्टिनेंट से अलग करती है। नॉर्थ अमेरिका में अलास्का है, अलास्का यूएसए का पार्ट है। एशिया में ये रशिया है और रशिया यानी कि रशिया को अमेरिका से अलग करती है। तो सवाल क्या बना, बेरिंग जलसंधि किनको अलग करती है? अगर कॉन्टिनेंट पूछेगा तो कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका और एशिया होगा। देश पूछेगा तो अमेरिका का पार्ट अलास्का और रशिया होगा। तो बेरिंग जलसंधि से 4 सवाल बने, आप समझे होंगे। किन दो सागरों को जोड़ेगी? बेरिंग और ब्यूफोर्ट सी को। किन दो महासागरों को जोड़ेगी? पैसिफिक और आर्कटिक ओशन को। किन दो देशों को अलग करेगी? अमेरिका और रशिया। किन दो कॉन्टिनेंट को अलग करेगी? तो एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए कि बेरिंग जलसंधि से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि आईडीएल यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन को भी मोड़ा गया है। इंटरनेशनल डेट लाइन को मोड़ा गया है क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन के दोनों ओर 24 घंटे का अंतर आता है। इसलिए फैसला हुआ कि इंटरनेशनल डेट लाइन को समुद्र से निकाला जाएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन रशिया के पार्ट से निकल रही थी, जिससे रशिया के 2 घरों के बीच 24 घंटे का अंतर हो सकता था। इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को बेरिंग जलसंधि से यानी कि बेरिंग स्ट्रेट से निकाला गया है। इसके बारे में विस्तार में बात मैं तब पढ़ाऊंगा जब आपको मैं टाइम जोन्स पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल आपने शुरुआत की थी अलास्का की खाड़ी से, बेरिंग सी, बेरिंग जलसंधि, ब्यूफोर्ट सी, यानी कि आप पहुंच चुके हैं आर्कटिक ओशियन। इसके बाद सीधा आप आगे आइए तो आपको मिलेगा बेफिन बे, और बेफिन बे के नीचे मिलेगा लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सी। बेफिन बे को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है जलसंधि जिसका नाम है डेविस, DAVIS, डेविस जलसंधि। डेविस जलसंधि जो है वो बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। और ऊपर ग्रीनलैंड है, इधर कनाडा है, ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है।
तो डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ेगी और ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करेगी। दूसरी एक और बात, डेविस जल संधि जो है, जो यहाँ पर पाई जाती है, वो दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है, अ वर्ल्ड ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट। एक और महत्वपूर्ण बात, बेफिन बे के अंदर एक और बे है हडसन बे, आप देख रहे होंगे ऊपर हडसन बे। बेफिन बे के अंदर बे है हडसन बे। वैसे अगर आपसे सवाल पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी बे कौन सी है, बे यानी कि गल्फ, तो दुनिया की सबसे बड़ी बे यानी कि गल्फ जो है वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। लेकिन अगर सवाल पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी बे, जो सबसे बड़ी बे के अंदर बे कौन सी है, यानी कि खाड़ी के अंदर खाड़ी कौन सी है, तो वो होगी आपकी हडसन बे। तो सबसे बड़ी खाड़ी के अंदर खाड़ी जो होगी आपकी, वो हडसन बे होगी। इसके बाद आप आ गए हैं लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर से आप पहुंच चुके हैं अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में यहाँ पर है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, जो यहाँ नहीं बनी है, आप लोग के मैप में जरूर बनी होगी। उसके बाद आप नीचे आते जाइए तो आप लोग के मैप में यहाँ एक सागर बना होगा जिसका नाम होगा सारागैसो सागर, सारागैसो सी बोलते हैं उसको। सारागैसो सागर दुनिया में मछली उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर एक ठंडी और एक गर्म जलधारा मिलती है। जहां पर एक ठंडी और गर्म जलधारा यानी कि हॉट और कोल्ड ओशन करंट मिलती हैं, वहां पर मछली सर्वाधिक पाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है ये आप तब पढ़ेंगे जब जलधाराएं यानी कि ओशियंस करंट पढ़ेंगे। तो सारागैसो सी से आप आगे बढ़िए तो आप गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी पहुंच जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ में गल्फ ऑफ मैक्सिको आती है, गल्फ में आती है गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे देखिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशन का पार्ट है। आप गल्फ में हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको किसी ओशन का पार्ट होगी, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक ओशन का पार्ट है। इसके नीचे आइए तो आप कैरिबियन सागर आ जाएंगे, यानी कैरिबियन सी। कैरिबियन सागर किसका पार्ट है, अटलांटिक महासागर यानी कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो अगर आपको कैरेबियन सागर से पैसिफिक आना है तो आपको पूरा साउथ अमेरिका घूम के आना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको देखिए एक नीचे एक देश दिखाई दे रहा है, पनामा। तो पनामा देश में एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है पनामा नहर, यानी कि पनामा कैनाल। आप पनामा नहर को पकड़ के कैरेबियन सागर यानी कि अटलांटिक महासागर से सीधा आ सकते हैं नीचे प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। दुनिया की सबसे आधुनिकीकृत यानी कि सब सर्वाधिक मॉडर्नाइज जो कैनाल है वो पनामा कैनाल यानी कि पनामा नहर है। क्यों, कैसे, इस वीडियो के लास्ट में जाते जाते मैं आपको पनामा नहर जरूर पढ़ाऊंगा। तो आप पहुंच चुके हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से वापस चलिए ऊपर की ओर तो यहाँ पे आपको मिल रही गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया खाड़ी। आपसे सवाल पूछेगा कि कैलिफोर्निया खाड़ी किसका पार्ट है, तो ये प्रशांत महासागर का पार्ट है। यहीं इसी के आसपास है एक जगह डेथ वैली। डेथ वैली मैं आपको कल बताऊंगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो क्या है। तो फिलहाल गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया खाड़ी कहाँ पड़ती है, तो ये है प्रशांत महासागर में। इसके बाद आप ऊपर बढ़िए तो आप पहुंच गए गल्फ ऑफ अलास्का यानी कि अलास्का की खाड़ी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी साइड फ्रेमिंग। साइड फ्रेमिंग मतलब जहाँ से शुरू हुए थे वहीं आके ख़त्म करना है। अलास्का पढ़े, बेरिंग सागर पढ़े, ब्यूफोर्ट सी पढ़े, बेफिन बे पढ़े, लेब्राडोर सागर पढ़े, हडसन बे पढ़े, अटलांटिक ओशियन पहुँचे आप, सारागैसो सागर पढ़ा, और उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको पढ़ा, कैरिबियन सी पढ़ा। दोनों के बीच एक चैनल है युकाटन चैनल, इसको भी नोट कर लीजिए, युकाटन चैनल है इनके बीच। पनामा नहर पड़ी और उसके बाद कैलिफोर्निया की खाड़ी पड़ी और उसके बाद सीधा वापस पहुंच गए गल्फ ऑफ अलास्का। तो साइड फ्रेमिंग ऐसे पढ़ते हैं, यानी कि साइड में इसके क्या क्या पाया जाता है। सवाल बहुत सारे बनते हैं। तो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करेगी कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि। दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट कौन सी है, डेविस जल संधि। दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। दुनिया की सबसे बड़ी बे के अंदर बे कौन सी है, हडसन बे है। मछली के लिए कौन फेमस है, सारगैसो सागर प्रसिद्ध है। तो ये हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं जी पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप क्या बोलता है इसका, यानी कि देश और उनकी राजधानियां। तो पहले आप देश पढ़ लें, मैं आपको देश पढ़ाऊंगा, राजधानी आप खुद पढ़ लेंगे इसकी। और कुछ वर्ड दे रहा हूं, उन वर्ड्स का विशेष ध्यान रखिए। चलिए जी, हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसमें क्या क्या आएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए देश मिलेगा आपको ग्रीनलैंड, ऊपर दिखाई दे रहा होगा ग्रीनलैंड।
अब ग्रीनलैंड के ब्रैकेट में लिखा है वहां पर डेनमार्क। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रीनलैंड की राजधानी डेनमार्क है। इसका मतलब यह है कि ग्रीनलैंड जो है इस पर अधिकार डेनमार्क का है, यानी कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का उपनिवेश है, अर्थात डेनमार्क के अंडर में है। जैसे भारत कभी ब्रिटिश अंडर में होता था, उसी तरीके से ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइलैंड ग्रीनलैंड है। अगर मैं बोलता दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा है, तो आप इंडोनेशिया बोलते। लेकिन मैंने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइलैंड जो कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के भौगोलिक क्षेत्र में आता है, जबकि इस पर अधिकार एक यूरोपियन देश डेनमार्क का है। यहाँ अधिकतर भाग बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, वो 1 से भी कम है, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपको एक इंसान भी नहीं मिलता, क्योंकि इसका अधिकतर भाग बर्फ से ढका हुआ है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा, अगला देश है कनाडा। कनाडा जो है, कनाडा की अगर बात करेंगे तो कनाडा रूस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में, एरिया में रूस के बाद सबसे बड़ा देश जो है वो कनाडा है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री बोले तो तटीय रेखा, देखिए कितना लंबा कोस्ट है इसका, कितना लंबा कोस्ट। अगर सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री की बात करें तो वो भी कनाडा की है, सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा की है। और इसके बाद दुनिया में सर्वाधिक झीलें भी आपको कनाडा में ही मिलेंगी। झील यानी कि लेक्स, देखिए कितनी लेक्स हैं, बात बात पे लेक्स हैं यहाँ पर। तो दुनिया में सर्वाधिक लेक्स आपको जो है वो कनाडा में मिलेंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस देश को अ कंट्री ऑफ 1000 लेक्स कहते हैं। अ कंट्री ऑफ 1000 लेक्स किसे कहते हैं वो अलग है, लेकिन सवाल पूछे कि दुनिया में सर्वाधिक झीलें कहाँ पर हैं, तो वो कनाडा में है। दुनिया में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, यानी कि जो फॉरेस्ट कवर एरिया है, वन क्षेत्रफल, वो भी आपको कनाडा में ही मिलेगा। दुनिया में सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग भी कनाडा में मिलते हैं। और एक और बात ध्यान रखिए, कनाडा को लैंड ऑफ लिली, लैंड ऑफ लिली भी कहते हैं। कनाडा अमेरिका से ऊपर है। कनाडा और अमेरिका के बीच 2 बार युद्ध हुए हैं और दोनों के दोनों बार कनाडा जीता है। तो कनाडा दुनिया की एक बड़ी शक्ति है, लेकिन शांत रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है। अब इसके बाद अगर बात करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये 45 डिग्री अक्षांश है, ये जो गया है आप देख पा रहे होंगे, तो ये 45 डिग्री लैटिट्यूड है। ये 45 के बाद 46 आएगा। लेकिन कनाडा और अमेरिका जो है, इन दोनों के बॉर्डर पर एक लैटिट्यूड जाता है जिसका नाम है 49 डिग्री, 49 डिग्री लैटिट्यूड। बहुत बहुत सवाल बना है, कौन सा अक्षांश कनाडा और अमेरिका को अलग करता है, तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो कनाडा और अमेरिका को आपस में अलग करेगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए, राजधानी वॉशिंगटन डीसी, यहीं कहीं है इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी, जो पोटोमैक नदी के किनारे है वॉशिंगटन डीसी। देखिए अमेरिका में कुल 50 प्रांत हैं, 50 प्रोविंस हैं। मजे की बात क्या है कि अमेरिका में जितने भी प्रांत हैं उन सब के जो नाम का पहला लेटर है, अच्छा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, ABCD Z तक। अगर अमेरिका के प्रांतों की बात करें तो कहा जाता है कि जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर हैं, हर एक लेटर्स के नाम से अमेरिका का किसी ना किसी प्रांत का नाम है। जैसे A फॉर अलास्का, C फॉर कैलिफोर्निया, तो 50 का नाम है, तो वो अंग्रेजी के हर लेटर से शुरू होता है, लेकिन क्यू को छोड़कर, यानी कि अमेरिका के किसी भी प्रांत का नाम क्यू से स्टार्ट नहीं होता है। अमेरिका में क्रांति 1776 1776 में हुई। ये इससे पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1789 में इसका संविधान लागू हो जाता है फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया, ये बात ध्यान रखिए। अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार बन सकता है। एक रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे, रूजवेल्ट, जो 4 बार बने थे। अमेरिका में एक स्टैचू ऑफ द लिबर्टी है, आप सभी को पता है, न्यू हॉबर द्वीप पर है। तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है 1854 में अमेरिका को फ्रांस ने दिया था, फ्रांस ने इसको दिया था।
इसके अलावा आप अमेरिका में के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पार्ट देखेंगे, ये आपको दिखेगा अलास्का। ये अब देखिए अमेरिका यहाँ पर, अलास्का कहाँ पर, तो अलास्का अमेरिका का भाग कैसे बन गया। देखिए अलास्का जो था, अलास्का को लेकर 1860 1860 के आसपास रूस और ब्रिटेन के बीच युद्ध चल रहा था। रूस ब्रिटेन के सामने कमज़ोर पड़ा तो रूस को लगा कि अलास्का उसके हाथ से निकल जाएगा। तब अमेरिका ने ऑफ़र किया रूस को कि अलास्का वो अमेरिका को बेच दे। रूस अमेरिका को अलास्का बेचने के लिए तैयार हो गया। 1867 1867 में अमेरिका ने 7.2 मिलियन डॉलर में 7.2 मिलियन डॉलर में अलास्का जो था वो रूस से ख़रीदा। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम तेल के बड़े बड़े रिसोर्स हैं, इसलिए अमेरिका ने इसको खरीदा था। तो अमेरिका हो गया, अमेरिका का पार्ट कौन सा हो गया, अलास्का। इसके अलावा इसका एक और पार्ट है यहाँ पर, ये जो पार्ट है अपने मैप में देख सकते हैं जाके, इसको बोलते हैं हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड। हवाई द्वीप बड़ा फेमस है। हवाई द्वीप से थे अमेरिका के, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो हवाई द्वीप मूल के ही हैं। हवाई द्वीप जो है, हवाई आइलैंड, वो अमेरिका का ही भाग है। हवाई द्वीप को द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं, ध्यान रखिए, द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक। एंड एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हवाई द्वीप पर एक पर्वत है माउंट मोनाकिया। माउंट मोनाकिया हवाई द्वीप पर है। खास बात क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हम माउंट एवरेस्ट को मानते हैं। माउंट एवरेस्ट लगभग 8850 मीटर है, यानी कि 8800, यानी कि मोटा मोटा मान लीजिए तो 9000 मीटर के आसपास है माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट मोनाकिया की हाइट 10,000 मीटर है, 10,000 मीटर, यानी कि एवरेस्ट से भी लगभग 1,000 मीटर अधिक। परंतु इसका अधिकांश भाग समुद्र के अंदर है और समुद्र से बाहर इसका जो भाग है वो लगभग 4200 मीटर है। तो यानी कि 4200 मीटर समुद्र से बाहर है, शेष 6800 जो रिमेनिंग आपका बचा 5800 मीटर, वो इसका जो है वो समुद्र के यानी कि ओशन के अंदर है। तो पहले हमने पढ़ा ग्रीनलैंड, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, उसके बाद है मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कनाडा और अमेरिका को अलग करता था एक अक्षांश जिसका नाम था 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। लेकिन इसी प्रकार जो आपका अमेरिका और मैक्सिको है, इन दोनों के बॉर्डर पे एक नदी बहती है जिसका नाम है रियो डी ग्रांडे नदी, रियो डी ग्रांडे रिवर। तो यूएसए और मैक्सिको को अलग करेगी रियो डी ग्रांडे नदी, और कनाडा और अमेरिका को अलग करेगा 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको अलग करेगा। वैसे अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको को मिलाकर ही हम बोल देते हैं उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको को मक्का की जन्मभूमि कहते हैं। मैक्सिको को चॉकलेट और मिर्च की जन्मभूमि भी कहते हैं। याद रखिए, मक्का की जन्मभूमि, चॉकलेट की जन्मभूमि, मिर्च की जन्मभूमि मैक्सिको को बोलते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, 1913 में 1913 में मैक्सिको के राष्ट्रपति बने थे पेड्रो लेस्क्यूरेन। पेड्रो लेस्क्यूरेन जो मैक्सिको के 34वें प्रेसिडेंट थे, 34वें राष्ट्रपति थे। ये दुनिया के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सबसे कम समय के लिए थे, मात्र 26 मिनट, मोटा मोटा मान लीजिए 30 मिनट। तो दुनिया में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति पेड्रो लेस्क्यूरेन 1913 मैक्सिको के थे। तो ग्रीनलैंड, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, इन सब को मिला के बोलते हैं हम उत्तरी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के नीचे अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका के नीचे शुरू हो रहा है आपका मिडिल अमेरिका, मध्य अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका अलग है, मिडिल अमेरिका अलग है। आइए देखते हैं कि मिडिल अमेरिका में अब कौन कौन है आने वाला। तो अगर मिडिल अमेरिका की बात करूंगा तो देखिए मिडिल अमेरिका, ऊपर मैक्सिको छोड़ा आपने, देखिए ऊपर लिखा भी है साफ साफ नॉर्थ अमेरिका, ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये नॉर्थ अमेरिका लिखा है। तो नॉर्थ अमेरिका के बाद मिडिल अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, तो सबसे पहले आपको देश दिख रहा होगा बेलीज।
बेलीज राजधानी बिलमोपान है इसकी, है ना। और उसके बाद दिखा होगा ग्वाटेमाला, राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है इसकी। नीचे आपको दिखा होगा एल सल्वाडोर, राजधानी सैन सल्वाडोर है। होंडुरास, राजधानी तेगुसियागुपा है। निकारागुआ, राजधानी मानागुआ है। कोस्टारिका, राजधानी सेंट जोन्स है। पनामा, राजधानी पनामा सिटी है। तो आप इनको गिनिए, ये कुल देश हो जाएंगे 7। मैं फिर से रिपीट करता हूँ वापिस। पहला देश है आपका बेलीज, उसके बाद ग्वाटेमाला, उसके बाद होंडुरास, उसके बाद एल सल्वाडोर, उसके बाद निकारागुआ, उसके बाद कोस्टारिका, उसके बाद पनामा। तो कुल मिला के देश हो गए 7। इन 7 देशों को मिला के बोलते हैं मध्य अमेरिका, मिडिल अमेरिका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मध्य अमेरिका में कितने देश हैं? 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? ये 7 आपके सामने हैं। यूपीएससी सवाल कैसे पूछेगा, इनमें से कौन सा देश मिडिल अमेरिका में नहीं आता है या कौन सा देश मिडिल अमेरिका में आता है? तो मात्र 7 देश हैं, इन 7 को मिला के बोलेंगे हम मध्य अमेरिका। प्यारे बच्चों, मध्य अमेरिका में जितने भी देश हैं 7 के 7 देश अगर आप देख पा रहे हैं तो ऊपर कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर मतलब अटलांटिक महासागर, नीचे प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन है। तो जितने भी देश हैं, जैसे कि निकारागुआ को लीजिए आप, निकारागुआ इधर अटलांटिक से यानी कि कैरेबियन से भी लग रहा है, कैरेबियन इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक, है ना, इधर पैसिफिक से भी लग रहा है। यानी कि जितने भी देश हैं वो सारे देश अटलांटिक से भी लगते हैं और प्रशांत महासागर से भी लगते हैं। लेकिन बेलीज एक ऐसा देश है, बेलीज, जो अटलांटिक से लगता है, प्रशांत महासागर से नहीं लगता। ध्यान से देख लीजिए, बेलीज सिर्फ अटलांटिक से लगता है, प्रशांत महासागर से नहीं लगता। दूसरा एल सल्वाडोर एक ऐसा देश है, एल सल्वाडोर, जो सिर्फ प्रशांत महासागर से लगता है, परंतु वो अटलांटिक महासागर से नहीं लगता। तो कुल देश कितने होगा जी? कुल देश होगा हमारे पास 7 मध्य अमेरिका में। बेलीज जो है वो सिर्फ अटलांटिक से लगेगा, पैसिफिक से नहीं लगेगा। एल सल्वाडोर सिर्फ पैसिफिक से लगेगा, अटलांटिक से नहीं लगेगा। इसके बाद जितने भी बचे 5 वो दोनों से ही कनेक्ट होते हैं। तो ये तो था आपका मध्य अमेरिका, और मध्य अमेरिका में क्या क्या खास बातें थी। इसके बाद जो यानी कि पहले नॉर्थ अमेरिका पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा मध्य अमेरिका। अगला है जी वेस्ट इंडीज। व्हाट इज द वेस्ट इंडीज? क्या है वेस्ट इंडीज? कोई देश नहीं है, कोई जगह नहीं है। वेस्ट इंडीज कुछ देशों को मिलाकर बनने वाला एक पॉइंट है, उसको वेस्ट इंडीज बोलेंगे। ये भी उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने नीचे पढ़ा था ये मिडिल अमेरिका है। मिडिल अमेरिका से ऊपर आपको पता है कि इधर कैरिबियन सागर है, इसलिए इन देशों को कैरिबियन देश भी कहते हैं, यानी कि अटलांटिक महासागर है। तो अब इसमें कौन कौन से आ गए? सबसे पहले आपको जमैका मिला होगा, राजधानी किंगस्टन है। उसके बाद आपको देखिए क्यूबा मिला होगा, राजधानी हवाना है। क्यूबा, इसको चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बाउल भी कहते हैं, और क्यूबा सिगार के लिए प्रसिद्ध है, सिगार। उसके बाद बहामास मिला होगा ऊपर, राजधानी नसाउ है। बरमूडा देखिए ऊपर, राजधानी हैमिल्टन है। तो आपको मिला जमैका, फिर क्यूबा, फिर बहामास, फिर बरमूडा। और उसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक देश मिला हुआ है, और हैती, देखिए हैती मिल रहा है। हैती के बाद डोमिनिकन रिपब्लिकन मिल रहा है, और उसके बाद आपको देश मिल रहा है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक के बाद प्यूर्टो रिको मिलेगा। प्यूर्टो रिको के बाद आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर ग्रेनाडा एक देश मिला हुआ, ग्रेनाडा, ग्रेनाडा मिला आपको। और उसके बाद त्रिनाद और टोबैगो देखिए नीचे, जहाँ से केरन पोलार्ड, जो केरन पोलार्ड है वो यहीं से आते हैं। और इसके अलावा एक देश और भी है प्यूर्टो रिको, वो यहाँ नहीं बना है। बाराबाडोस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो जितने भी हैं, ये जमैका से जो मैंने शुरू किया, जमैका, क्यूबा, बहामास, बरमूडा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको, ग्रेनाडा, इन सब को मिला के अगर मैं इन सबको मर्ज कर दूं तो इन सबको मिला के बोलते हैं कैरेबियन कंट्रीज, वेस्ट इंडीज। कैरेबियन सी पड़ता है इसलिए कैरेबियन कंट्रीज भी कहते हैं इसको, और इसको वेस्ट इंडीज भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों, नोट कर लेना, इन जो द्वीप हैं, ये जो वेस्ट इंडीज में जो द्वीप आ रहे हैं, देश आ रहे हैं, इनको पश्चिमी द्वीप समूह भी कहते हैं, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड भी कहते हैं। देखिए भारत में पश्चिमी देश किसे बोलते हैं? पश्चिमी देश जो हमारे पश्चिम में पड़ते हैं, खासकर यूरोपियन देशों को हम पश्चिमी देश बोलते हैं। लेकिन पश्चिमी द्वीप समूह, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड किसे बोलते हैं? तो वेस्ट इंडीज को ही बोलते हैं। तो हमने पढ़ा पहले नॉर्थ अमेरिका।
ऊपर, फिर उस नॉर्थ अमेरिका हो गया था मैक्सिको तक। उसके बाद हमने पढ़ा आपका मिडिल अमेरिका, मध्य अमेरिका। उसके बाद हमने ये पढ़ा, ये आपका हो गया जी वेस्ट इंडीज़ यानी कैरिबियन कंट्रीज़। उसके बाद नीचे शुरू हुआ था आपका साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। प्यारे विद्यार्थियों, एक और बात ध्यान रखिए, तो आपके पास कितने वर्ड आ चुके हैं? देखिए, नॉर्थ अमेरिका पढ़ चुके हैं, मिडिल अमेरिका पढ़ चुके हैं, कैरिबियन कंट्रीज पढ़ चुके हैं, नीचे साउथ अमेरिका आ गया। मैं इसको आगे चल के पढ़ाऊंगा, ये अलग कॉन्टिनेंट है। लेकिन अगर पूछे कि लैटिन अमेरिका क्या है, व्हाट इज अ लैटिन अमेरिका? लैटिन अमेरिका में देखिए कौन कौन आता है। सारे साउथ अमेरिकन देश आएंगे, आप आगे चल के पढ़ेंगे कौन कौन से देश हैं यहाँ पर। सारे साउथ अमेरिकन देश प्लस मध्य अमेरिका यानी कि सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज और उत्तरी अमेरिका का एक देश मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको प्लस सेंट्रल अमेरिका प्लस वेस्ट इंडीज कंट्रीज प्लस साउथ अमेरिका, इन चारों को मर्ज कर दें तो इसे बोलते हैं लैटिन अमेरिका, यानी कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो मैंने आपको पढ़ाया नॉर्थ अमेरिका, मिडिल अमेरिका, लैटिन अमेरिका और वेस्ट इंडीज। साउथ अमेरिका मैंने आपको हल्की सी फ्रेमिंग दिखा दी है इसकी, ये कौन कौन से देश हैं आगे चल के आने वाली वीडियोस में मैं इस पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी मैंने वादा किया था कि मैं जाते जाते आपको पनामा नहर जरूर पढ़ाऊंगा। पनामा नहर के बारे में देखिए, पनामा नहर ये आपने ऊपर देखा था कैरिबियन सागर यानी कि अटलांटिक महासागर, नीचे प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन। तो पनामा नहर जो है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ऊपर अटलांटिक महासागर और नीचे है प्रशांत महासागर, यानी कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, पहला सवाल। ठीक है जी। दूसरी बात, पनामा नहर को बनाने की कोशिश सबसे पहले फ्रांस ने 1881 1881 में की, लेकिन फ्रांस इसमें असफल हुआ। पनामा नहर का काम 1904 1904 में अमेरिका ने शुरू किया। पनामा नहर को अमेरिका ने कोलंबिया देश से बनाना चाहा। कोलंबिया देश नीचे साउथ अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका चाहता था कि कोलंबिया से बने, लेकिन कोलंबियन सरकार ने साथ नहीं दिया। तब इसे पनामा देश से निकाला गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पनामा नहर। पनामा नहर को बनाने का जो बनकर तैयार हुई थी 1914 में पनामा नहर बनकर तैयार हुई थी। वर्ल्ड की सबसे मॉडर्न कैनाल, सबसे आधुनिकीकृत नहर है पनामा नहर। देखिए, जो सवाल बनेंगे पनामा नहर से वो क्या है? पनामा नहर ऊपर अटलांटिक महासागर की ओर अगर हम देखेंगे पनामा नहर में तो खाड़ी मिलेगी लेमन बे। लेमन बे अटलांटिक महासागर की ओर है। एक और यहाँ पर बे है जो आपको नहीं मिली है, डरियन बे, डरियन की खाड़ी, गल्फ ऑफ डरियन, DARIAN, डरियन की खाड़ी भी अटलांटिक महासागर की ओर पड़ती है। देखिए, इसमें प्रशांत महासागर की ओर पड़ती है पनामा की खाड़ी, जो मैप में नहीं बनी है, ध्यान रख लीजिए कि गल्फ ऑफ पनामा जो होगी पनामा की खाड़ी वो प्रशांत महासागर की ओर है। लीमन बे और डरियन की खाड़ी जो है वो अटलांटिक महासागर की ओर है। इसके बाद इस पर आपको कुछ बंदरगाह मिलेंगे यानी कि पोर्ट्स। इस तरफ इसमें पनामा बंदरगाह, पनामा सिटी पनामा बंदरगाह है। इस तरफ एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोल्लन बंदरगाह, कोल्लन पोर्ट। जो कोल्लन बंदरगाह है वो आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर की ओर, और जो पनामा बंदरगाह है यानी कि पनामा पोर्ट है वो प्रशांत महासागर की ओर पड़ता है। देखिए, कोई भी नहर होती है ना, कोई भी नहर, उस नहर में पानी की प्रॉपर सप्लाई के लिए हमेशा झील होती है। झील, जैसे मैं आपको स्वेज नहर पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। पनामा में सबसे महत्वपूर्ण जो झील है, आप उस झील को देखिए तो यहाँ पर आपको मिलेगी गुटेन झील। गुटेन झील बहुत पूछा गया है कि गुटेन लेक किस नहर का पार्ट है, तो गुटेन जो लेक है वो पनामा कैनाल यानी कि पनामा नहर का पार्ट है। तो पनामा नहर दुनिया की सबसे आधुनिकीकृत नहर है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। आज जितना मैंने आपको पढ़ाया इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि लेक्चर सुनना आसान है, इसके नोट्स बहुत लंबे समय में आपसे बनेंगे। कल मैं अमेरिका की कुछ और ख़ास बातें लेकर आपके सामने आऊँगा, क्योंकि देखिए आजकल वर्ल्ड मैपिंग से क्वेश्चन बनते हैं और कई बार क्लास में ज्योग्राफी बहुत लंबी खिंच जाती है, जिस कारण वर्ल्ड मैपिंग करा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए हम साथ के साथ वर्ल्ड मैपिंग भी करते जाएंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।